यस फ्रेंड्स, हम लोग पहले पढ़ रहे हैं न्यूटन ऑफ मोशन और उसका पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट फ्री बॉडी डायग्राम, जिसे कि शॉर्ट में एफबीडी कहेंगे, फोर्स डायग्राम या फ्री बॉडी डायग्राम। तो पहले उसके लिए थोड़े से रिक्विजिट्स हैं वो डिस्कस कर लें। बेसिक मैकेनिक्स में हम लोग किस फोर्सेस को एनकाउंटर करते हैं, टाइप फोर्सेस, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है हम उनकी डायरेक्शंस की भी बात करेंगे। ठीक है, तो यही वेरियस फोर्स है, इन्हीं को डिस्कस करना है और मोस्ट ऑफ द मैकेनिक्स में आपको यूज करने ही होंगे सारे नहीं एक साथ। इनमें से कुछ एमटी, नॉर्मल रिएक्शन, कॉन्टैक्ट फोर्स, टेंशन, फ्रिक्शन और स्प्रिंग फोर्स। तो फ्रिक्शन तो अभी मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा और चैप्टर में इसको पढ़ना ही है, न्यूटन्स लॉ का ये एक पार्ट है फ्रिक्शन। और स्प्रिंग फोर्स की हाँ थोड़ी बहुत बातें इनिशियली ये चार की बात करेंगे। ओके, तो नंबर वन बात कर रहे हैं एनर्जी। तो एनर्जी तो भैया किसी भी बॉडी पे ग्रेविटी फोर्स है। डायग्राम में लोग एमजी मापते हैं, इट इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड इट इज ऑलवेज मार्क्ड वर्टिकल डाउनवर्ड्स। डायरेक्शन चाहिए ना आपको, mg ग्रेविटी फोर्स है, इट ऑलवेज मार्क वर्टिकली डाउनवर्ड्स, एक्चुअली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, पर हम उसे डाउनवर्ड्स दिखा दिया करेंगे। कायदे से फोर्स हम लोग जो भी बॉडी है उसके सेंटर से दिखाते हैं, ये सेंटर से एक्ट को दिखाते हैं mg। mg जो है वो सेंटर से काम कर रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं उसको, या सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। वहां से मान लेते हैं हमने कन्वीनियंस के लिए कि mg वहां से काम कर रहा है। ये जो फोर्स है ये फील्ड का फोर्स है, फील्ड फोर्स। तो इसका आपको लिंक दिया नहीं है। फोर्सेस में जरूरी है ये देखना कि बॉडी को कौन सा छू रहा है, उसका लिंक क्या है, तब इमेजिन कर पाते हैं उस बॉडी पे कौन सा काम कर रहा है। तो जो ग्रेविटी का फोर्स है ये फील्ड फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड तो होती है, एक मास है, अर्थ है अगर, तो अर्थ की फील्ड तो पूरी इंफिनिटी तक शायद फैली हुई है, पर हमें दिख रही है, इनविजिबल है, इसका लिंक विजिबल है। ठीक है, तो सबसे पहला फोर्स आप बॉडी में mg मार्क दिया करें वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स फोर्स mg आप कर दिया करें। जैसे ही कोई ब्लॉक पढ़ते हैं उसमें उसका m लिखे और सेंटर से mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स कर दीजिए। नंबर टू हमारे नॉर्मल रिएक्शन पे। नॉर्मल का मतलब है, नॉर्मल का बेसिकली मतलब है पर्टिकुलर, ये नॉर्मल का मतलब है, नॉर्मल रिएक्शन। अब अगर किसी सरफेस पे मैंने एक बॉडी को रखा है तो बॉडी अपने m से उस सरफेस को प्रेस कर रही है। एक बॉडी को सरफेस पे रखा है तो बॉडी अब mg से इसको नीचे प्रेस कर रही है और पल के सरफेस, ये सरफेस इस बॉडी पे रिएक्ट मारेगी। हम लोग ये नॉर्मल रिएक्शन n से डिनोट करते हैं और इसकी डायरेक्शन रखते हैं बस, पर n is perpendicular to the surfaces in contact। जो भी कॉन्टैक्ट सरफेस है n के परपेंडिकुलर होता है। इसको ये हम कर देते हैं, कायदे से ना तो नहीं चाहिए क्योंकि जहां कॉन्टैक्ट है वहां से फोर्स आ रहा है, इसको इसे सीजी पे काम करता है ये, इसलिए यहां से दिखाते हैं, पर कायदे से कॉन्टैक्ट फोर्स है नीचे से आ रहा है। जितने भी पॉइंट ग्राउंड के कॉन्टैक्ट हैं हर पॉइंट से फोर्स आ रहा है, इस सारे पॉइंट पे से फोर्स आ रहा है, किसी एक पॉइंट बस बनाना चाहते हैं और फिर सारे पॉइंट्स पे आ रहा है तो यहाँ भी बना लिया है कभी कभी। अब सारे पॉइंट पे फोर्स है, किसी एक पॉइंट पे दिखाऊंगा तो वो सी बेस्ट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका जो मिड पॉइंट है। आइडियल ग्राफ से आ रहा है तो यहाँ दिखाना चाहिए, नीचे दिखाना चाहिए, और mg की लाइन फिर मिक्स होता है इसलिए क्रिटिकली ऊपर दिखा देते। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन का मतलब है परपेंडिकुलर टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट। अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस कांटेक्ट की है तो आप समझ गए ये तो कहां मार्क करेंगे, पर अब मैं देख रहा हूं इंक्लाइंड प्लेन पर,
अगर कोई ऐसा इंक्लाइंड प्लेन है और वहां एक ऑब्जेक्ट रखा है तो थीटा है और ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट रुका हुआ है रेस्ट पर है, तो एक ही फोर्स मुझे सबसे पहले बनाना है mg। सबसे पहले एक फोर्स होगा mg जो कि हमेशा होगा डाउनवर्ड्स। अब जो नॉर्मल रिएक्शन है ना दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट। तो मैं क्लैरिटी के लिए इसको मैं एक पॉइंट मास के रूप में मेजर कर लेता हूं। उससे क्या होगा, अब मैं mg को रिजॉल्व कर रहा हूं। ये 90 है, थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा है। मैं mg रिजॉल्व कर रहा हूं, mg बड़ा फोर्स है, इसको रिजॉल्व कर रहा हूं। ऐसे दो कंपोनेंट्स हैं, mg बेस फोर्स है, एक बच्चा इधर रिजॉल्व किया, एक बच्चा इधर रिजॉल्व किया, तो एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये वापस थीटा थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा है। तो m का इधर कंपोनेंट आ जाएगा mg cos थीटा और इधर कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा। mg को रिजॉल्व कर लिया। अब एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा कि mg का हम रिजॉल्व इसलिए करते हैं क्योंकि इस डायरेक्शन में किसी डायरेक्शन पूरे mg का असर तो हो ही नहीं पाता, क्योंकि m के कारण बॉडी को नीचे गिर चाहिए पर ये इंक्लाइन ने बॉडी को प्रिवेंट किया हुआ है, तो mg का इफेक्ट नहीं होता। इसके इस डायरेक्शन में इस कंपोनेंट का असर होता है। इस डायरेक्शन में जो इफेक्टिव कंपोनेंट है वो mg sin थीटा और इस डायरेक्शन में जो इफेक्टिव कंपोनेंट है वो mg cos थीटा है। तो इस डायरेक्शन में जो इफेक्टिव कंपोनेंट है उस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट निकालते हैं उसे रिजॉल्व करके। m का रिजॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इस डायरेक्शन में बॉडी चल तो नहीं रही है, कुछ कर पा रही है बॉडी, तो इससे इसका जहां इफेक्ट हो रहा है वहां रिजॉल्व करते हैं। इसका एक इफेक्ट इधर हो रहा है और एक इफेक्ट इधर हो रहा है। m sin थीटा के कारण बॉडी टेंड्स टू स्लाइड डाउन द प्लेन, इधर तो मोशन नहीं हो सकता, लिख दीजिए ड्यू टू m sin थीटा बॉडी टेंड्स टू स्लाइड डाउन द प्लेन। mg sin थीटा के कारण बॉडी टेंडेंसी है नीचे चलने की। एंड ड्यू mg cos थीटा, due to mg cos theta the body presses the inclined plane inwards। बॉडी का जो वेट का इफेक्टिव कंपोनेंट जिसे अंदर प्रेस करने का काम आ रहा है वो mg cos थीटा ही है। तो अब यही एक्शन है तो यही रिएक्शन होगा, यही एक्शन है यही रिएक्शन होगा। ठीक है, इसको बड़ा नहीं बनाना चाहिए, इतना बड़ा मैंने ये बनाया है, उतना ही बड़ा इसको बनाना चाहिए, जितना बड़ा ये बनाया उतना बड़ा ये बनाना चाहिए। कायदे से मुझे सबसे बड़ा फोर्स mg बनाना चाहिए, फिर mg दो बच्चे हैं, छोटा बनाया, ये भी छोटा बनाया, ये मुझे कायदे से क्लियरली थोड़ा अच्छा बनाना चाहिए। ये mg है, इसका एक छोटा पार्ट ये है और एक बड़ा पार्ट ये है, ये तो मोशन क्रिएट करने के काम आ रहा है और ये बॉडी का ये mg का वो पार्ट है जो इंक्लाइन प्लेन की सरफेस नीचे प्रेस कर रहा है। तब ये एक्शन है, रिएक्शन है, तो जो n है वो mg cos थीटा है। n कितना है हमें उससे लिए भी कोई खास मतलब नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं n की डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट। जो नॉर्मल रेट है इसको बस n ले रही है, n वैल्यू क्या है ये हम सोचें वक्त आने पे। अब सिर्फ नाम देखिए और उसकी डायरेक्ट देखिए, फोर्स का नाम देखिए, टाइप फोर्स बोलिए और उसकी डायरेक्शन देखिए। So n always acts perpendicular to the surface of contact। ये horizontal surface है, horizontal surface पे बॉडी क्योंकि यहाँ था और n यहाँ था। ठीक है, n जो है वो m sin थीटा है कि mg थीटा है, वो कुछ बड़ा सोचने की जरूरत नहीं है। अब मुझे मालूम है इफेक्टिव कंपोनेंट जो इंक्लाइंड की सरफेस को प्रेस कर रहा है वो ये नहीं है, इसका कुछ पार्ट बॉडी चलाने के काम आ रहा है, तो कुछ पार्ट एक्शन लगा रहा है, तो ये रिएक्शन है। जो नॉन रिएक्शन है वो mg का रिएक्शन है। ऑलराइट, इसके बाद हम थर्ड फोर्स की बात में हैं और वो है कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स में जब कभी-कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि ये एक ब्लॉक है A और ये एक ब्लॉक है B
और सपोज मैं बी को नहीं छू सकता तो मैंने ए पे फोर्स लगा दिया, ए पे फोर्स लगा दिया, ए जो है वो बी फोर्स लगाएगा, तो दिस सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट, सो फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू फिजिकल कॉन्टैक्ट। सही फोर्सेस एक प्रकार से कॉन्टैक्ट फोर्स ही हुए, क्योंकि फिजिकल कॉन्टैक्ट तो सभी को चाहिए सिवाय ग्रेविटी के फोर्स को, पर हम इस समय इस कॉन्टेक्स्ट में इसको कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे। ठीक है, रेड लाइट, कार खड़ी थी नैनो और पीछे से आके ट्रक मार दिया, और फिर नैनो ही पीछे से इसने जोर से टक्कर मार दी, गाड़ी भी आगे जाएगी, बस वही कुछ हो रहा। तो ये जो पॉइंट ऑफ फिजिकल कांटेक्ट है, इनके थ्रू मैंने डायरेक्ट पे तो कोई फोर्स नहीं लगाया, मैंने जो फोर्स लगाया वो ए पे लगाया, और ए पे फोर्स लगाया, बी फोर्स लगाया। अगर मैं बी पे ध्यान देना चाहता हूं, अगर मैं पढ़ रहा हूं, धीरे धीरे आपको ले जा फ्री बॉडी डायग्राम की तरफ। फ्री का मतलब है कि आप जब बी को देखें तो आपको ये नहीं दिखना चाहिए, जब नहीं दिखना चाहिए ना तो आपको ये नहीं देखना चाहिए, ये आपने ए पे लगाया है, बी नहीं। अब ए पे बी पे तो मोशन में आया और बी पे एफ काम कर तो नहीं रहा, तो बी पे कौन सा फोर्स है, वो है कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, बी पे डायरेक्टली तो कोई फोर्स काम नहीं का, और अगर मैं सिर्फ बॉडी पे ध्यान दे रहा हूं, फ्री बॉडी बी पे ध्यान दे रहा हूं, तो ए नहीं दिखनी चाहिए, और ए नहीं दिखनी चाहिए तो मैं ये फोर्स जो ए काम कर रहा है वो बी पे मार्क कर भी नहीं सकता, क्योंकि वो तो ए पे कर रहा है, तो कोई फोर्स है ही नहीं। तो ए बी पे लगाया, वो इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट कर रहा, फोर्स बी पे एक फोर्स लगता है और उस वजह से बी में आता है, तो ए ने जो बी पे फोर्स आया उसको आपके लिए एक्शन कहते हैं। अब रिएक्शन पेयर में अक्कर नहीं होंगे, ए बी को मारा तो बी के ए पे भी एक्शन लगाएगा ही लगाएगा। डेंट तो ट्रक ने नैनो को टक्कर मारी है, तो ऐसा नहीं है कि ट्रक को कोई नुकसान नहीं होगा, हल्का सा डेंट ट्रक में भी आ सकता है, आता ही है सिंबॉलिक फंडामेंटली, कुछ तो होता ही, ए को भी नुकसान। ए ने बी पे जो बी पे फोर्स है वो बी के एक्शन है, बी पे इसका रिएक्शन होगा, तो जो कांटेक्ट फोर्स है वो हम ए पे भी मार्क करेंगे और बी पे भी मार्क करेंगे। इस फोर्स बात नहीं हो रही, कांटेक्ट फोर्स यहाँ है। ठीक है, लिख दीजिए, फोर्स ट्रांसमिट थ्रू फिजिकल कांटेक्ट इज कांटेक्ट फोर्स, and this is basically of the type of ये push, मैं इसे अपने से पुश कर रहा हूं, contact force is of the nature of push and of action reaction nature, ये action reaction nature है, it exerts a contact force on B, this is action, and B exerts a contact force on A as reaction। ये दोनों फोर्सेस एक्शन रिएक्शन नेचर के हैं, ए ने बी पे एक्ट लगाया और बी ने ए पे रिएक्शन लगाया, तो कांटेक्ट फोर्स दोनों पे काम कर रहा है। फोर्सेस तो ऑलवेज आर इन पेयर्स, ये इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस यहाँ जनरेट हुए हैं, एक किसी फोर्स को एक्शन करेंगे और किसको रिएक्शन, किसी एक को रिएक्शन करेंगे। तो अगर आप बेसिकली काम है इसी डायरेक्शन समझना है कांटेक्ट फोर्स की, तो मैं कह रहा हूं कि बेसिकली आप दोनों के बीच खड़े हो जाइए, ऑब्जर्वर स्टैंड इन बिटवीन, ऑब्जर्वर बी में स्टैंड खड़ा हो जाए, एंड ऑन बोथ बॉडीज दिस फोर्स शुड बी मार्क्ड इन डायरेक्शन ऑफ पुश। यहां खड़े हुए अगर इस पे लगाएं तो ऑब्जर्वर सोचे कि मैं यहां पे लगा रहा हूं दिस कांटेक्ट फोर्स, और इस पर लगाना है तो इधर फोर्स है ये। This force should be marked in the direction of push on each the body, on each body. आप बीच में खड़े हो जाएं, ऑब्जर्वर के बीच खड़े हो जाए, जब इस फोर्स का एनालिसिस करना है, और बेसिकली ये फोर्स पुश नेचर का है, बेसिकली ये फोर्स पुश के नेचर का है, तो बस कॉन्टैक्ट एंड पुश, आप यहाँ खड़े हो जाइए,
अगर इस पर कॉन्टैक्ट फोर्स बनाना है तो इधर पुश करते दिखा दीजिए, अगर आपको इस कॉन्टैक्ट फोर्स दिखाना है तो आप इसको पुश करते हुए दिखा दीजिए। बस इतना आपको समझ में आना चाहिए। इनकी डायरेक्शंस, यही फोर्सेस की डायरेक्शन तब रहेगी ना जब ट्रक ने कार को मारा होगा। ट्रक ने जो कार पे मारा वो फोर्स इधर की तरफ था और कार ने जो पलट के ट्रक पे था वो इधर। तो फोर्स की डायरेक्शन आपको क्लियर है? बस सिर्फ डायरेक्शन ही समझनी है और नाम समझने हैं। सिर्फ डायरेक्शन और दो ही समझने हैं। अभी तो हम तो लगाए नहीं था, हमारे लिए तो ये सिस्टम, हमारे लिए पूरी चीज जो है वो सिस्टम, और सिस्टम के इंटरनल फोर्स लिख दीजिए। These are internal forces, and for the entire system, when the entire system is considered, they cancel each other. खाली इस बॉडी के बारे में सोचेंगे या फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, खाली इस बॉडी के बारे में सोचेंगे तो इसके बाहर से इस पे आया है तो ये फोर्स इसके एफिनिटी में आया, इसको फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। और खाली इसके बारे में सोचेंगे तो एक फोर्स इस फ्री बॉडी डायग्राम में इधर से आया, क्योंकि यहाँ कॉन्टैक्ट है तो लिंक है तो ट्रांसमिट होगा। फोर्स के ट्रांसमिट के लिए लिंक चाहिए, तो ये जो कॉन्टैक्ट लिंक है तो बी पर फोर्स यहाँ है और ए पर फोर्स यहाँ है। और पूरे सिस्टम को इमेजिन करें तो ये इंटरनल फोर्सेस हैं, ये बातें ना की जाए, इन्हें किसी डायग्राम में नहीं कहा जाता। जब आप इन दोनों को एज अ होल कंसीडर कर रहे हैं, केवल वही फोर्स डायग्राम मार्क करते हैं जो उस पोर्शन के बाहर से आए। जिस पोर्शन को आप कंसीडर करते हैं डायग्रामों में केवल ही फोर्स दिखाते हैं जो उतने फोर्स के बाहर से आया है, क्योंकि जो बस बाहर से आता है वही तो उतने फोर्स में मोशन क्रिएट करेगा। जो फोर्स इसके बाहर से आएगा वो इसमें मोशन क्रिएट करेगा, फोर्स इसके बाहर से आएगा वो इसमें मोशन क्रिएट करेगा, जो भी करेगा। और इसके बाद पढ़ रहे हैं टेंशन। टेंशन तो भी बहुत है, मेंटल टेंशन भारी पड़ रहा है सब अचानक से, पर हम मेंटल टेंशन की बात नहीं कर रहे, टेंशन की बात कर रहे हैं। बेसिकली टेंशन इन ए स्ट्रिंग ऑफ फोर्स, कहीं भी रस्सी होती है, कोई रोप होती है, स्ट्रिंग रस्सी स्ट्रिंग के उसको स्ट्रिंग में जो फोर्स होता है उसे टेंशन कहते हैं। एक रॉक को मैं रस्सी से, ये रस्सी है, इस रस्सी से खींच रहा तो इसको एफ ना लिखकर एफ भी लिख सकता चाहूं तो, पर रस्सी है, अगर रस्सी है तो इस फोर्स को हम लोग टेंशन का नाम देते हैं। और टेंशन फिर एक बात क्लियर, इज ऑलवेज बी अ पुश फोर्स, ये पुल करेगा, क्योंकि अगर मैंने रस्सी को पुश कर दिया, रस्सी को पुश कर दिया तब तो इसकी रस्सी स्लैक हो जाएगी, ये क्या फोर्स लगाएगी। तो टेंशन इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स। ये फर्स्ट द स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक, SACK, slack really important है। Whenever the string becomes slack, tension in the string becomes zero। काफी important point है। जब भी string slack हो जाएगी उसमें कोई टेंशन नहीं है और वो किसी काम का नहीं जाएगा। ये तो हम लोग ज्यादातर स्ट्रिंग्स जो हैं जो हम सिंपलिसिटी के लिए इनिशियली खड़ा कर रहे हैं, the strings are massless and inextensible, massless and inextensible। अगर एक्सटेंसिबल उसकी लेंथ बढ़ती नहीं है, लेंथ कांस्टेंट रहती है। हाँ स्लैक थी और आप खींचना शुरू किया तो उसकी हो जाएगी, उसके बाद वो टेंशन एक्ट करेगी। पर बेसिकली हम सिंपलिसिटी के लिए बढ़ रहे हैं, मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल नहीं होगा क्या होगा देखेंगे, और अगर इसका मास का तो उसको भी धीरे बाद में इनकॉर्पोरेट करेंगे। इनिशियली हम बिगिन विद अ ह्यूज नंबर ऑफ सिंपलीफाइंग असम्पशंस, और जब क्लैरिटी बढ़ती जाती है तो जो असम्पशंस पहले अब उनका फिर उन एक्टिवेट करते हैं, उनको एक एक करके इम्प्लीमेंट करते जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात है टेंशन की डायरेक्शन। ये मान लीजिए एक ब्लॉक है और एक और ब्लॉक है और ये रस्सी है, इतना एक फोर्स लगा रहा हूं और ये ब्लॉक ए में भी और ये ब्लॉक ए, तो मुझे जो रस्सी है इसमें टेंशन मार्क करनी है। एक और बात पहले लिख दीजिए, if the string is massless, if the string is massless, then tension in every point of a string is same। अगर रस्सी का मास हुआ ना
तो इसको जब आप खींच रहे हैं तो आप ये मास, इस रस्सी के मास को आपको पुल करना पड़ेगा, तो कुछ फोर्स इसको खींचने में खर्च हो जाएगा। तो इनिशियली फॉर सिटी हम मानते हैं रस्सी का कोई मास नहीं है और रस्सी के हर पे टेंशन का नाम सेम रखें। हम इंटरेस्टेड हैं टेंशन की डायरेक्शन में। एक्चुअली ये जो फोर्स है ना, ये जो फोर्स है इस टेंशन पैदा किए। मैं एक्चुअली फोर्स ए लगाया है, एफ को सिर्फ ए के एफडी में दिखा सकता हूं। ये एफ का बी से डायरेक्ट टच नहीं है, एफ का बी से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, तो मैं बी अगर डायग्राम बनाऊंगा तो एफ मार्क नहीं कर सकता। हाँ, शुरू में रस्सी ढीली थी, स्लैक थी, फिर आप खींचा तो चला, थोड़ी देर बाद रस्सी ऐसी टाइट हो गई, अब रस्सी में टेंशन पैदा हो गई और उस टेंशन के वजह ही बी आगे जा रहा है। पहले ए आगे गया, फिर थ्रेड ने बी को पुल किया। दिस इज बेसिकली अ पुलिंग फोर्स। आपको लिखना है कि टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स, टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स। ए पुल्स बी, तो बी पे टेंशन इधर मार्क कर दीजिए। ए पुल्स बी, ए है बी को पुल रहा है, एफ बी को पुल कर रहा है। बी का कांटेक्ट बी का कांटेक्ट रस्सी है, बी का कांटेक्ट से नहीं है, और यहां जो फोर्स है वो टेंशन है। जो फोर्स है, ये जो फोर्स है हम मानेंगे कि इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, टच ही नहीं कर। हालांकि एफ का एक फ्रैक्शन टी और वही दोनों को चला है, एफ ही दोनों को चला है, पर हम सिंपलिसिटी के लिए कहें नहीं, एफ इसको छू नहीं रहा तो एफ बी नहीं चला रहा, बी को छू रहा है रस्सी टेंशन, तो बी के फॉरवर्ड चलने के लिए ये टेंशन जिम्मेदार है। अच्छा, ए ने बी पे एक्शन लगाया तो बी पलट के ए पे रिएक्शन लगा देता है और वो है टी। डायग्रामों में रस्सी जब हम बनाएंगे तो टी को हमेशा दोनों तरफ, इंटरनल फोर्स है, एक टेंशन एक्शन है और दूसरी रिएक्शन है। टी ऑलवेज बी मार्क्ड इन बोथ डायरेक्शंस। एंड इसका नाम ऐसा नहीं है T1 और ये T2 है, दोनों का T नाम है, क्योंकि हमने है कि जब तक द सेम है और वो माइनस है तब हर पॉइंट पे टेंशन का नाम सेम है, तब हर पॉइंट पे टेंशन नाम सेम है। जब तक सेम है तब तक टेंशन का नाम सेम है। अब बेसिकली बात आती है डायरेक्शन पे, मैं आपसे बात रहा हूं, ये पुल फोर्स है ना, पुलिंग फोर्स है, तो आप on each block tension should be marked in the direction of pull. Each block tension should be marked in the direction of pull. आप बीच में खो जाइए और इसको यहाँ अपनी तरफ पुल करिए और यहाँ खड़े हो जाइए और इसको अपनी पुल करिए। जरूर बीच में खड़ा है और इसको अपनी तरफ पुल करे, इसको इधर देखे अपनी तरफ पुल करे, जब बी को देना है बी की तरफ देखे और अपनी तरफ पुल। कॉन्टैक्ट फोर्स को पुश फोर्स था, तो बॉडी के एफडी में दैट वाज मार्क्ड एज अ पुश और टेंशन ऑन ईच बॉडी इज मार्क्ड एज अ पुल। टेंशन के बारे में तो ध्यान रखिए, बड़ी काम की बात है कि जब भी डायग्राम बनाते हैं ना जिस भी ब्लॉक का, तो टेंशन उस ब्लॉक से दूर रखते हैं। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो टेंशन को आपसे दूर रखिए, टेंशन को दूर रखिए। ए की बात चल रही है तो टेंशन अवे फ्रॉम ए, बी की बात करिए तो टेंशन अवे फ्रॉम बी। टेंशन को ब्लॉक से अपने आप से दूर रखना है, बस ये मंत्र है सक्सेस का। सक्सेस मंत्र परफेक्ट नहीं है। तो mg vertically inwards, normal is always perpendicular to surfaces in contact. Contact force is basically push force, tension is basically pull force. टेंशन को हमेशा दूर रखते हैं, जिस भी ब्लॉक का डी बना रहे हैं टेंशन को दूर रखते हैं। और ये ध्यान दीजिए, अगर जहां ब्लॉक से रस्सी कनेक्टेड है वहां टेंशन करते हैं, लिख दीजिए if strings are connected on both sides of a block, if two strings are connected on both sides of a block, then mark tension each string around the block. Then we mark tension in each string away from the block. But if there is string only one side of a block,
there is string only on one side of a block, then we mark only tension in the string. और जहाँ रस्सी है ही नहीं वहां टेंशन है ही नहीं, रस्सी है तो टेंशन, धागा तो टेंशन है ना, मे भी शादी धागा है तो टेंशन है, बांधना तो टेंशन है, और सिर्फ टेंशन है ही नहीं, अकेला ऐसा एक ब्लॉक है, ऐसे ब्लॉक है, इधर रस्सी है इधर एक रस्सी है, तो यहाँ भी टेंशन आएगी, यहाँ भी टेंशन की अवे, एक ब्लॉक में एक तरफ धागा है, एक ही तरफ धागा है, एक ही तरफ टेंशन आएगी। अगर दो अलग धागे हैं तो टेंशन के नाम अलग रखे जाते हैं, ये भी लिखो। स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट, टेंशंस इन देम आर गिवन डिफरेंट नेम्स। अगर ये दो अलग रस्सियां हैं तो इन्हें अलग अलग नाम है, इस रस्सी का काम कुछ होगा, इस रस्सी को कुछ और करना होगा, इसलिए अलग अलग नाम देते हैं। और जिस तरफ रस्सी है उस तरफ टेंशन मार नहीं करते हैं, सिर्फ रस्सी उसी तरफ टेंशन मारते हैं, डायरेक्टेड अवे, टेंशन इज मार्क्ड अवे। रस्सी है तो टेंशन है, रस्सी नहीं है टेंशन नहीं है, छुट्टे हो आप, ठीक है। लॉन्ग एज द स्ट्रिंग इज टेंशन इज द सेम नेम, द स्ट्रिंग इज डिफरेंट, टेंशन इज गिवन डिफरेंट नेम। T1 है तो T2 है, क्योंकि हम देखेंगे इन्हें अलग अलग काम करने होंगे, इन फोर्सेस के मैग्नीट्यूड अलग अलग होंगे। तो नेक्स्ट फोर्स है ना वो है फ्रिक्शन, जो नेक्स्ट फोर्स है वो फ्रिक्शन, और इसको तो हम अलग से अगले चैप्टर पढ़ेंगे, इसलिए अभी बात नहीं कर रहे। फ्रिक्शन के बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लीजिए कि इट एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन अभी तो हम बिल्कुल भी सरफेसेस पढ़ेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन को इग्नोर करेंगे, क्योंकि सिंपल डिस्टेंस से बातें स्टार्ट करते हैं, बट एक इंपॉर्टेंट बात शुरू से ही लीजिए, इट ऑलवेज एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। नॉर्मल रिएक्शन बोला था इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, और फ्रिक्शन को बोल रहे हैं इट एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। इतना ही काफी है, ये तो आपको जानते हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में, मोशन के अगेंस्ट होता है, जहां भी मोशन होता है फ्रिक्शन उसके अगेंस्ट होता है, पर बात तो बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ एक बात पर दीजिए, फ्रिक्शन पैरेलल टू द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट है और नॉर्मल फ्रिक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट होता है। ये दो बातें बार रिवाइज करते रहिए। अगला बात कर रहे हैं आपसे स्प्रिंग फोर्स। ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है और उसे हम खींच दें, जब हम उस लेंथ बढ़ा के एल एक्स कर देते हैं, एक्स से उसको स्ट्रेच करते हैं, एक्स से स्ट्रेच कर देते हैं, तो स्प्रिंग में एक डेवलप होता है, उसका फॉर्मूला है के एक्स। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला है, के को कोई तो भी कांस्टेंट का नाम दे देते हैं, बोल देते हैं फोर्स कांस्टेंट, बस, या स्टिफ बोल देते हैं। अगर करना मुश्किल है, स्प्रिंग को स्ट्रेच करना ज्यादा कठिन है, तो बोलते हैं ज्यादा स्टिफ स्प्रिंग है। X is the elongation. X is the elongation or compression in the spring measured from natural length. जो भी उसकी अनस्ट्रेच्ड लेंथ है, जो भी स्प्रिंग की अनस्ट्रेच्ड लेंथ है ना, इलोंगेशन या कंप्रेशन मास में आते हैं। F का फॉर्मूला है kx, k है फोर्स कांस्टेंट, k को हम डिफाइन करें तो यह है Fx, k is required to produce unit change in length, k is required is the force required to produce unit change length, और k की यूनिट बताइए तो न्यूटन ऑन मीटर की यूनिट है न्यूटन अपॉन मीटर, ठीक है। के की अगर डायमेंशंस देखें, ये m1 L t - 2 है अपॉन ये L हो गया, m1 t - 2 हो गया k। ये जो है स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट है। इसी में अगर आप x एलोंगेशन पैदा करें तो इस फोर्स पैदा हो जाएगा x। अब ये स्प्रिंग फोर्स होता है ना, ये तो पुश या पुल दोनों की डायरेक्शन में हो सकता है। मान लीजिए आपने एक स्प्रिंग को स्ट्रेच किया,
देखिए अगर एक स्प्रिंग की ये नेचुरल लेंथ है, इससे ब्लॉक कनेक्टेड है और मैं इसको इतना खींच छोड़ दिया, तो इधर स्प्रिंग फोर्स होगा, उसकी डायरेक्शन होगी ना, क्योंकि स्प्रिंग ऑलवेज टेंड टू कम बैक टू इट्स नेचुरल लेंथ। तो अभी जो स्प्रिंग फोर्स है, ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स बनाऊंगा, ये कॉन्टैक्ट है ना, अरे यार स्प्रिंग नहीं बनाऊंगा, तो जो फोर्स लगा रही है वो बनाऊंगा और उसकी डायरेक्ट होगी इधर वापस आने की। अगर एक स्प्रिंग ये नेचुरल लेंथ है, ब्लॉक कनेक्टेड है और स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया है, स्प्रिंग को प्रेस कर दिया है, तो अगेन जब मैं छोड़ूंगा ना, स्प्रिंग विल टेंड टू अक्वायर इट्स नेचुरल लेंथ, तो ब्लॉक को इधर पुश करेगी। अब अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, यहाँ से स्प्रिंग बनाऊंगा ना, तो इसमें जो फोर्स लगा वो मारूंगा, आगे फोर्स होगा इधर, ये था अवे फ्रॉम द ब्लॉक, ये तो टुवर्ड्स द ब्लॉक। स्प्रिंग की उसकी डायरेक्शन कुछ भी सकती है। एक बात आपको इसमें डिसाइड करनी है, एक तो उसका फॉर्मूला है kx with x elongation beyond the natural length, elongation, compression, जो change in length, and spring always tends to occur its natural। अगर आपने स्ट्रेच करके पाए वापस यहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, तो फोर या अवे फ्रॉम द ब्लॉक, और अगर आपने उसे कंप्रेस्ड थी स्प्रिंग और फिर छोड़ा है तो वो यहाँ पहुंच जाएगी, तो ये टच द ब्लॉक है। जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो हमेशा पुश का, जो टेंशन है वो हमेशा पुल का है। फ्रिक्शन बात तो बाद में देखें, शायद अभी इतना पता है अगेंस्ट द मोशन होता है, हालांकि बात चेंज हो जाएगी। और स्प्रिंग फोर्स kx होता है और वो नेचुरल तो मीन कुछ उसकी तरफ हो जहां पार्टिकल था, ये ब्लॉक पहले यहाँ था तो फोर्स इसका होगा, ब्लॉक पहले यहाँ और छोड़ देंगे तो ये फोर्स इसका होगा। स्प्रिंग ऑलवेज टेंड्स टू रीच इट्स ओरिजिनल लेंथ टू अटेन नेचुरल लेंथ। और कभी भी स्प्रिंग को कट कर दोगे ना, स्प्रिंग को कट कर दे तो ये पूरा फोर्स एकदम से जीरो हो जाएगा। Nothing is cut, force immediately becomes zero। स्प्रिंग को कट कर देंगे तो जो भी फोर्स जीरो रहेगा, बिकॉज लिंक पूरा बसेगी ना, खत्म हो गया। उसे लिंक चाहिए ना फोर्स ट्रांसमिशन के लिए, अब लिंक खत्म ही हो गया बीच में से, अब फोर्स ट्रांसमिशन नहीं होगा। चलिए फाइनली पढ़ रहे हैं रूल्स फॉर ड्राइंग फोर डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। कनेक्टेड बॉडीज होती हैं, बॉडी का हमेशा आइसोलेटेड तो होती नहीं है, उसके साथ कई और बॉडीज कनेक्टेड होती है। जैसे मैं इस शरीर की बात करूं तो ये आइसोलेटेड तो है नहीं, कई सारी चीजों से जुड़ी हुई है मुंडी मेरी। अगर मेरे को अब खोपड़ी का सिर्फ एनालिसिस करना है तो ये जो लिंक है मेरे को काटने पड़ेंगे। तो पहला पॉइंट तो ये है कि जब आप बॉडी की बात कर रहे हैं, आइसोलेट द बॉडी अंडर कंसिडरेशन, आइसोलेट बॉडी अंडर कंसिडरेशन। इसमें आपके आसपास की बॉडी से डिटैच कर दिए, एंसर के डायग्राम में देखते ही एनसर्किल कर लिए, रिप्रेजेंट एज अ ब्लॉक, इन अ डायग्राम। अगर ये रस्सी थी भारी सी जिसका मास था, तो उसे आप एक ब्लॉक के रूप में रिप्रेजेंट कर दीजिए। ये हो गई रस्सी, नाव था, ये स्कूटर था, ट्रक था, हवाई जहाज था, जिसका भी एनालिसिस कर रहे हैं आप बस उसका डायग्राम बनाइए, उसके अंदर उसका मास लिख दीजिए अगर आपको पता है, और ए को मार्क कर लीजिए, ठीक है ना। शो मास ऑफ बॉडी inside the block, inside the block। एंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मार्क द डायरेक्शन, काफी इंपॉर्टेंट बात है, ऑफ गिवन और एक्सटेंड मोशन। आपको लग रहा है कि मोशन यहाँ होगा तो आप यहाँ एरो मार्क कर दीजिए, ये उसका एक्सेलरेशन, इसका अपने आप आ ही जाएगा।
आप खाली मोशन की डायरेक्शन मार्क करनी है, कई बार एक्सेलरेशन भी होता है तो फिर हम ए लिख देते हैं, अगर ए नहीं होता तो या बाद में 0 पता लग जाए। तो आप आइसोलेट द बॉर्डर कंसिडरेशन, इसको आंसर कर दीजिए पहले, फिर एक ब्लॉक के रूप में सब लीजिए, इसका मास लीजिए और उसमें एक्सेलरेशन, एक्सपेक्टेड मोशन डायरेक्शन या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन या अगर उसकी वैल्यू है तो वो सब लिख दीजिए, उसका एरो जरूर बना दीजिए। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है एज अ रेफरेंस फ्रेम, लोकेशन ऑफ द बॉडी हुज एक्टिविटी इज बीइंग ड्रॉन टेकन एज द ओरिजिन। तो आपको न्यूमेरिकल में देखना पड़ता है कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो फिर यही ओरिजिन है, इसका जो डिस्टेंस है वो यहाँ आंसर आ रहा है। जो डायरेक्शन मोशन है, जो टर्न है या एक्सपेक्ट है, उसको हम प्लस एक्सेस ले लेते हैं और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को वाई ले लेते हैं। वही डायरेक्शन में मतलब है इंटरेस्ट होता है, एक तो जिस डायरेक्शन मोशन है और दूसरा उसके पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो रेफरेंस फ्रेम जरूर अटैच करते हैं। एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव डिफाइन करते हैं, उसके पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाई एक्सेस लेते हैं, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में एक्स एक्सिस। थर्ड पॉइंट हम कह रहे हैं फॉर द डायग्राम ऑफ द बॉडी हुज एक्टिविटी इज बीइंग ड्रॉन मार्क एज अ, इसको इसके डायग्राम को आप लॉग बनाइए, उसके अंदर मास लिखिए, इस एक्सीलरेशन की डायरेक्शन पता है तो वो करिए। असली बात है मार्क एवरीथिंग दैट टचेस द बॉडी, क्योंकि फोर्स आप ये देखना चाहते हैं बॉडी पे सारे लोग कौन से फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लगाने के लिए तो जरूरी है ना, लिंक तो जरूरी है ना, या तो यहां से होगी और या फिर यहाँ ये कांटेक्ट फोर्स इधर रहा होगा। इसको जो छू रहा है, इसको जो छू रहा है वो सारे मार्क एवरीथिंग दैट टचेस द बॉडी। इसको पूरा बनाइए, इसको पूरा बनाइए, पर ये फोर्स को प्रॉपर डायरेक्शन में इसके ऊपर कर दीजिए। रस्सी हो सकती है, स्प्रिंग हो सकती है जो बॉडी को टच रही है, एवरीथिंग टचेस द बॉडी। ग्राउंड से आ सकता है नॉर्मल रिएक्शन, है ना, साइड से एक बॉडी आ सकती है जो कॉन्टैक्ट लगा रही हो, इसकी हमने बात की थी, ये साइड से आ सकती है जो कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रही हो। जितने भी कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं, जितने भी लिंक्स हैं वो देख लीजिए। उसके अलावा ऑफ कोर्स मार्क एमजी ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, एमजी तो मार्क करनी है। इसका हालांकि आपको लिंक नहीं दिख रहा और ये वहां है, फील्ड का फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लेंगे, मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है, अभी तो सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड का फोर्स है। तो एक ही फोर्स हम पढ़ रहे हैं इनविजिबल लिंक वाला, वो डायग्राम हमेशा एमजीएम मार्क करेंगे कॉन्टैक्ट जहां जहां हो रहा है, जहां जहां से भी लिंक आ रहा है, ठीक है, फोर्सेस की प्रॉपर डायरेक्शन सोचेंगे। सारे फोर्स आपको मार्क करने हैं, तो दूसरे लोग इस बॉडी पे लगा रहे हैं। हाँ, ये बॉडी अगर इसकी आप बात कर रहे हैं, ये बॉडी अगर फोर्स किसी दूसरे पे लगा के तो वो उसके एफबीडी में आएगा, वो इसके एफबीडी में नहीं आएगा। लाइन लिख दीजिए। हमें जिस भी का एफबीडी बनाना है, देखना है कि उस पर बाकी सारे कौन कौन सा फोर्स लगा रहे हैं और उनकी प्रॉपर डायरेक्शन लेनी। पर ये इस बॉडी की आप बात कर रहे हैं, ये यदि किसी पर फोर्स लगा रही है उसके एफबीडी में आएगा। फोर्स विच दिस बॉडी एक्सर्ट्स ऑन अदर बॉडीज विल नॉट मार्क्ड इन इट्स एफबीडी। इसने जो दूसरे पे लगाया है उसका असर तो दूसरे पे होगा, तो वो उसके एफबीडी में जाएगा। आपने बॉडी को एनसर्किल किया, आइसोलेट किया, इसका मास मार्क किया और सारे वो फोर्सेस किए जो दूसरे इस पे लगा। अगर ये बॉडी किसी और फोर्स लगा रही है तो वो इस बॉडी एफबीडी में नहीं आएगा, क्योंकि वो फोर्स बॉडी के मोशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। इसने बॉल को किक मारी तो इसने जो बॉल पे फोर्स मारा फुटबॉल के एफबीडी में आया। हाँ, फुटबॉल ने जो पलट के मारा वो इसके एफबीडी में आया। नेक्स्ट ये लिखिए पॉइंट नंबर 4 कि रिजॉल्व द इंक्लाइंड फोर्स इफ एनी। अगर कोई फोर्स एक्स डायरेक्ट में है या वाई डायरेक्शन में जो आप पहले से डिफाइन करके हैं, तो आपका कुछ मत करिए, उनको तो आप आई के जे गैप जो भी है वो बोल सकते हैं, पर अगर कोई इंक्लाइंड फोर्स है तो रिजॉल्व करिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कहां रिजॉल्व करिए, उसके लिए नंबर 1 पहला इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी जो भी एक्सीलरेशन है आपने इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व किया। नंबर 1 इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड 2 in the direction perpendicular to motion।
inclined forces, if any, should resolve in two directions. Number one, in the direction of motion x-axis के along, और number two, in perpendicular direction motion. Resolution तो आपको पता है, जिस डायरेक्शन से क्या दिया है वहां cos थीटा, perpendicular direction में थीटा. अगर आप इसको रिजॉल्व कर लें इस f को, और ये डायरेक्शन थीटा दी है, तो ये cos थीटा आएगा, ये होगा, ये छोटा होगा. इस वाले परपेंडिकुलर, इस वाले के परपेंडिकुलर है, यहां पर f sin थीटा है, f cos थीटा आएगा, एक f sin थीटा आएगा. ये पर देखना है कि अगर ये रिजल्टेंट है, इसको सॉल्व कर रहा हूं, इसके दो कंपोनेंट इस बाजू बाजू आएंगे, यहां आएगा, यहां आएगा. f cos थीटा के परपेंडिकुलर तो आएगा, पता है कि इसके दोनों कंपोनेंट रिजल्टेंट के आजू बाजू हैं, एक कोने में और एक साइड में. रिजल्ट तो हमेशा बीच में आना ही चाहिए ना. इसने इधर एक यहाँ कंपोनेंट है, एक यहाँ कंपोनेंट है, नीचे नहीं है. इतना ध्यान रखना है. ये एक पॉइंट और है, ड्रॉ एफबीडी ऑफ ईच बॉडी ऑफ द कंबाइंड सिस्टम सेपरेटली. इसे हम कंबाइंड सिस्टम कहते हैं. अगर मैंने इस पे यहाँ फोर्स एफ लगाया है, तो मैं इधर यहाँ इस रस्सी में T1 मार्क करता हूँ, इसमें T2 मार्क करता हूँ. अब मुझे इसका एफबीडी अलग बनाना है, इसका एफबीडी अलग बनाना है, इसका एफबीडी अलग बनाना है. इधर मार्क, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मार्क कर दी, जो भी है एक्सेलरेशन, यही सब किया. एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्सेस को पॉजिटिव लीजिए, और एक्सेलरेशन के अगेंस्ट फोर्स आप सारी पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन आप एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में डिफाइन तो कर ही चुके हैं. नाउ राइट टू इक्वेशंस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ. फाइनल पॉइंट, write two equations of second law of motion, यानी F is equal to ma. One in the direction of motion, इसमें जितने भी फोर्सेस हैं x डायरेक्शन में, उसको आप ma से इक्वेट करिए. मतलब एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में जो फोर्स है उसे पॉजिटिव कहिए, एक्सीलरेशन के अगेंस्ट जो फोर्स है उसे नेगेटिव कहिए. ऐसे ही आप कुछ माइनस mg करिए, ऐसे ही कुछ प्लस t करिए. एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में जो फोर्स है उसे पॉजिटिव कहिए, क्योंकि वही आपकी प्लस एक्स एक्सिस आपने लिया है. एक्सीलरेशन के अगेंस्ट जो फोर्स है, यानी जो माइनस एक्स एक्सिस में, उसे नेगेटिव लीजिए, एंड दिस इज इक्वल टू ma. और ये एक्सीलरेशन तो आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, तो ये वाला टर्म पॉजिटिव है. नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, ये सेकंड लॉ कहता है. तो मैथमेटिक्स तो असली ये है. और दूसरी इक्वेशन है इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मोशन. अब अगर सारा मोशन एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है, तो वाई एक्सिस के अलोंग तो इक्विलिब्रियम है. ये तो इक्विलिब्रियम है, यहाँ तो नेट फोर्स जीरो है. समेशन ऑफ एफ वाई अल्टीमेटली जीरो आएगा. इससे भी कभी कभी कोई इंफॉर्मेशन हमको मिल तो जाती है. अगर हम बॉडी को यहाँ खींच के ले जा रहे हैं और यहाँ एक्सीलरेशन हो रहा है, तो ये mg है और ये नॉर्मल रिएक्शन है. अब मोशन अगर यहाँ हो रहा है, तो इसका यहाँ कंपोनेंट तो जीरो है. मोशन अगर x एक्सिस के अलोंग हो रहा है, तो y एक्सिस के अलोंग बॉडी इक्विलिब्रियम में है. पर उसकी इक्वेशन लिख के भी कभी कभी जानकारियां मिल तो जाती हैं. जब तक हम फ्रिक्शन नहीं पढ़ रहे, तब तक आप चाहो तो ये सेकंड इक्वेशन ना लिखो, आप सिर्फ यही इक्वेशन लिखो, पहली वाली इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन वाली. और एक बार फ्रिक्शन पढ़ लेंगे ना, तो उस समय ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी ये वाली पहली. तब पहली इक्वेशन हमारी ये रहेगी वाई डायरेक्शन वाली. इक्विलिब्रियम, वाई डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा, तो वाई डायरेक्शन में सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं. वाई डायरेक्शन में सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं. फ्रिक्शन का चैप्टर पढ़ने के बाद हम ये पहले लिखेंगे और ये बाद में लिखेंगे. अभी इस चैप्टर में तो आप चाहें तो वाई डायरेक्शन में फोर्सेस मार्क भी ना करें. अगर मोशन एक्स डायरेक्शन में हो रहा है और फ्रिक्शन नहीं है, अगर आप शुरू में चाहते हैं चीजें आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना दिखें, एक्स डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो आप चाहें तो वाई डायरेक्शन के फोर्सेस मार्क ना करें. ऐसा लिख लीजिए. इफ मोशन इज कंसिडर्ड इन एक्स डायरेक्शन and friction is absent, then there is no need to mark vertical forces on the body, vertical forces in the FBD.
and if the motion is taking place in vertical direction, and there is no friction, then there is no need to mark horizontal forces. चलिए एफबीडी बनाने के हमने रूल्स पढ़े, उनकी एप्लीकेशंस के रूप में हम ये वाला एक क्वेश्चन पहले देख रहे हैं। हम ये केस डिस्कस कर रहे हैं, मोशन ऑफ अ ब्लॉक ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस। एक तो हॉरिजॉन्टल है और फ्रिक्शन तो हम हमेशा अभी इग्नोर करेंगे ही करेंगे। तो पहला केस वह है व्हेन ब्लॉक इज सब्जेक्टेड हॉरिजॉन्टल पुल। यह सिचुएशन है, पहले हॉरिजॉन्टल पुल है। सबसे पहले मुझे mg मार्क करना चाहिए, यहाँ मार्क कर देना चाहिए क्योंकि जमीन से आ रहा है, यहाँ भी मार्क कर सकते हैं, ये डिफाइन कर देना चाहिए। इधर आप फोर्स लगा रहे हो तो यही एक्सीलरेशन एक्सपेक्टेड है, तो ये आपका प्लस एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका प्लस वाई एक्सिस हो गया। अगर मैं वाई डायरेक्शन की बात करूं, वाई डायरेक्शन में तो ये फोर्स, मेरी पहली इक्वेशन ये है, ये फोर्स मैं प्लस ले रहा हूं, तो n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए वाई, और वाई डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन है नहीं, तो n इज इक्वल टू एम जी आ गया पहला रिजल्ट। इसका हमें कोई फायदा अभी होता नहीं है जब तक हम फ्रिक्शन का चैप्टर पढ़ नहीं रहे। अगर x डायरेक्शन में इक्वेशन लिखूं तो x डायरेक्शन में ये फोर्स जो है पॉजिटिव है, और बस यही x डायरेक्शन में फोर्स है, इधर तो कोई फोर्स है नहीं। जब मैं x डायरेक्शन में ध्यान दे रहा हूं तो मेरा पूरा फोकस x पे हो, इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आप x डायरेक्शन में बातें कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है, तो कायदे से आपको डायग्राम में वर्टिकल फोर्सेस बनाने भी नहीं चाहिए शुरू में, जब तक आप फ्रिक्शन नहीं पढ़ते, क्योंकि अब आपका फोकस बिगड़ेगा नहीं, आपको यही दिखेगा और आप नेट इस डायरेक्शन में नेट फोर्स को ma से इक्वेट करेंगे। बस इससे एक्सीलरेशन का आंसर आ गया m by m। हम लोग एक्सीलरेशन ही निकालना चाहते थे, ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, एक्सीलरेशन है f by m। देखिए सेकंड जो केस है, when subjected to a pull at an angle to the horizontal, ये ग्राउंड है और मे बी ये P है फोर्स और ये थीटा है, ये पुलिंग फोर्स है, आप इसे एंगल यहां लगा रहे हैं। अच्छा, मूवमेंट तो अलोंग द ग्राउंड ही हो रहा है, ये मान के चल रहे हैं, सवाल ने हमें बता दिया है कि मूवमेंट अलोंग द ग्राउंड ही हो रहा है। तो फिर मैं सबसे पहले तो शायद एक्सपेक्टेड है कि मोशन तो यही होगा, एक तो सबसे पहले mg बना लेता हूं, फिर नॉर्मल रिएक्शन बना लेता हूं। आदत तो होनी चाहिए कि जरूर, अगर आप ये कहते हैं कि नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, फिर यहां तो बना ही लेते हैं, इंक्लाइंड फोर्स है ना, तो ये वर्टिकल बना ही लेते हैं। हालांकि हाँ, हम इन्हें इग्नोर भी कर सकते हैं, अगर फ्रिक्शन है तो आप चाहें तो इन्हें ना बनाएं। खैर P को रिजॉल्व करें, इधर P cos थीटा इधर, और छोटा ये थोड़ा दिखाएं, ये छोटा दिखाएं, P cos थीटा इधर कोने में cos, और इसके P के इस तरफ दूसरे बाजू में साइन, और एक्सपेक्टेड मोशन तो फिर इधर ही है, ये A। अभी ये प्लस x एक्सिस और ये प्लस y एक्सिस। तो अब मैं y डायरेक्शन में इक्वेशन लिखता हूं, परपेंडिकुलर टू मोशन, ये प्लस y है, तो इधर ये n पॉजिटिव हो गया और ये p sin थीटा पॉजिटिव हो गया, n प्लस p sin थीटा माइनस mg इज इक्वल टू ma y, जो कि है 0। बस ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। अच्छा, n को फिर हम लोग बोल सकते हैं mg माइनस p sin थीटा, n है mg माइनस p sin थीटा। एक्चुअली n जो होता है वो इफेक्टिव वेट होता है, जो नेट एक्शन पड़ेगा जमीन पे उतना ही तो रिएक्शन आएगा ना। जो नॉर्मल रिएक्शन होता है ना, वो असल में इफेक्टिव वेट ऑफ द बॉडी। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि आपने जो फोर्स लगाया है ना, उसका एक कंपोनेंट m के अगेंस्ट है। हमने जो फोर्स लगाया है ना, उसका एक कंपोनेंट बॉडी को ऊपर उठा रहा है, तो बॉडी अपना पूरा एक्शन, पूरा वेट जमीन पे लगा ही नहीं पा रहा। एक्शन वेट से कम है तो रिएक्शन वेट से कम है, इसलिए जो है वो mg से कम है। इस समय बॉडी ना थोड़ी सी हल्की हो गई। अभी हमारा ये सब डिस्कशन का लक्ष्य था नहीं, हम तो बेसिकली इसमें एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड है, पर ऐसे ही साइड में कुछ बातें आ रही हैं तो आपसे कर रहे हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है
कि n जो है, जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो इफेक्टिव वेट होता है। पहले तो पूरा mg जमीन पे लगा था, जो फोर्स है इसका कंपोनेंट is acting against the weight, so the effective weight decreases, so the action decreases, so the reaction decreases. तो पुल में ऑब्जेक्ट becomes lighter. लिख दीजिए a component of force acts against the weight, so the effective weight decreases. So action decreases, so reaction decreases. So when a pulling force is applied at an angle, effectively the object becomes lighter. Pulling force जब आप एक एंगल पे लगाते हैं तो effectively ऑब्जेक्ट हल्का हो जाता है। क्वेश्चन देखने को मिलता है थ्योरी का ये कि why is pull easier than push, ये उसका जवाब है। जब भी आप पुल करते हैं तो एक कंपोनेंट पुलिंग फोर्स का mg के अगेंस्ट है, तो जो नेट डाउनवर्ड फोर्स है जो जमीन पे वेट मारेगा ब्लॉक का वो कम हो गया है, नेट डाउनवर्ड फोर्स ही कम हो गया है, एक्शन ही कम हो गया है, तो रिएक्शन कम हो गया है, और ये जो n है यही इफेक्टिव वेट या एपरेंट वेट होता है। ओके, हमारा खैर असली एम ये था ही नहीं, हमारा असली एम तो है ये एक्सीलरेशन निकालना। अब हम x डायरेक्शन में इक्वेशन लिखते हैं। अगर x डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे तो x डायरेक्शन में ये फोर्स है, शायद और कोई भी फोर्स नहीं है, बस यही है, और ये मोशन क्रिएट किया है और ये पॉजिटिव फोर्स है, तो प्लस p cos थीटा मेरी साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये प्लस x डायरेक्शन है, एंड नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, नेट फोर्स इज इक्वल टू m, ये m है, तो एक्सीलरेशन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जो x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन आ रहा है वो p cos थीटा अपॉन m आ रहा है, बस ये आंसर आ गया। दिस इज द आंसर, y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन n है और इस फोर्स ने x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्रिएट कराया। इतना ही है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि y डायरेक्शन में ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, और y डायरेक्शन में ay 0 है, और फिर x डायरेक्शन में ये प्लस है, और x डायरेक्शन में और कोई फोर्स तो है नहीं, तो हर डायरेक्शन में नेट डायरेक्शन में सारे फोर्स, x डायरेक्शन में सारे फोर्सेस के समेशन को ma से इक्वेट करिए, और x डायरेक्शन में सारे फोर्सेस के समेशन को ma। चलिए इसका एक हमारा केस बाकी है हॉरिजॉन्टल पुश वाला। अब ये बॉडी है और मे भी यहां पर एक फोर्स है, ये P है। अच्छा, एंगल जो है वो हम फिलहाल चलिए हॉरिजॉन्टल से ही ले रहे हैं, या फॉर अ चेंज ये एंगल हम वर्टिकल से ले लेते हैं, ठीक है। हम इसे बॉडी को अंदर पुश कर रहे हैं, हाँ एंगल मैंने ये ले लिया है, तो मैं ठीक है mg मार्क करूंगा, n मार्क करूंगा। इसके अलावा ये जो एक्सपेक्टेड मोशन, तो ये सरफेस तो यही है, ये जमीन में तो घुस नहीं जाएगा और ये हवा में भी नहीं उड़ जाएगा, तो यहीं जाने की एक्सपेक्टेशंस है, तो यही हमारी एक्स एक्सिस आएगा। वो पहले देख लेते हैं कि कहाँ जाने की संभावना है। अगर मैं इसको रिजॉल्व करूंगा यहाँ पर, तो ये आएगा p cos थीटा और इधर आएगा p sin थीटा। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम लगती है, अगर वहां आप कंफर्टेबल नहीं है तो उस फोर्स को उठा के आप मे बी यहाँ ले आइए, और आप वर्टिकल से इसका एंगल ये थीटा मार्क कर दीजिए। अगर आप यहाँ कंफर्टेबल नहीं है तो वैसे तो यही मार्क करिए, इस कंपोनेंट की डायरेक्शन ये ले लीजिए और इस कंपोनेंट की डायरेक्शन ये ले लीजिए, नहीं तो p को यहाँ ले आइए, ये इधर p cos थीटा और इधर p sin थीटा। वहां भी कंफर्टेबल नहीं है तो आप p को और उठा के यहाँ ले आइए, वर्टिकल से एंगल को थीटा बना दें। जहां आप कंफर्टेबल हो, फोर्स को तो आप उसके पैरेलल डिस्प्लेस कर ही सकते हैं। तो मैं तो p को यही रिजॉल्व कर रहा हूं, मैं तो यही कह रहा हूं कि भाई अगर ये p है और सपोज ये एंगल थीटा है, तो ये p cos थीटा है और ये p sin थीटा है। ओके, एक्सपेक्टेड यही है कि बॉडी यहां आगे जाएगी, इसलिए मैं अपना रेफरेंस फ्रेम ऐसा अटैच कर दे रहा हूं। मेरी मर्जी है, मैं y नीचे का भी पॉजिटिव ले सकता हूं, ये भी पॉजिटिव ले सकता हूं, मुझे बस एक्सीलरेशन की डायरेक्शन को प्लस x लेना चाहिए, ये मेन बात आप ध्यान रखें।
अब अगर मैं y डायरेक्शन में फोर्सेस लूं, y डायरेक्शन में फोर्सेस लूं, तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स आ रहा है n, तो शायद सिर्फ n पॉजिटिव है, ये mg भी -y में है और ये p cos थीटा भी -y में है नीचे, इसको m a y से इक्वेट करूंगा तो ये 0 आ जाएगा, तो n आ जाएगा mg प्लस cos थीटा। तो पहली तो वही बात आ गई कि n इज ग्रेटर देन mg। हम समझते हैं a component of applied force acts downwards and so it adds to the weight, n is mg plus cos theta. A component of force adds to weight, effective weight increases, effective weight increases, so pulling is easier than pushing. Pulling is easier than pushing. ये स्टेटमेंट अपना थियोरी का थोड़ा काम का है, कॉम्पिटिशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये ज्यादा काम का स्टेटमेंट नहीं है। स्कूल एग्जाम्स के लिए पॉइंट काम का होता है, आपको बताना होता है पुशिंग में, पुश करने में फोर्स का एक कंपोनेंट नीचे ऐड करता है, दैट एड्स टू वेट। अब ये बॉडी अर्थ को mg के कारण भी प्रेस कर रही है और p cos थीटा के कारण भी प्रेस कर रही है, तो बॉडी ज्यादा फोर्स से इस ऑब्जेक्ट को नीचे प्रेस कर रही है। एक्शन बढ़ गया है तो रिएक्शन बढ़ गया है, और जो रिएक्शन है नॉर्मल रिएक्शन वही इफेक्टिव वेट होता है। अभी mg के कारण तो बॉडी अर्थ को नीचे पुश कर ही रही है, p cos थीटा के कारण भी बॉडी अर्थ को नीचे पुश कर रही है। एक्शन mg प्लस p cos थीटा है तो रिएक्शन भी mg प्लस p cos थीटा है। वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, अगर आप ये जानते हैं तो आप चाहें तो ये प्लस y माइनस y की बातें ना करें, अब बता दें ये दोनों सारे अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द डाउनवर्ड फोर्स। तो ये डाउनवर्ड है या डाउनवर्ड है अपवर्ड, या तो बढ़िया तो ये है कि आप इसे प्लस फोर्स कहें, इसे माइनस कहें, इसे माइनस कहें, और ये प्लस ये माइनस और ये माइनस, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। किसी को पॉजिटिव साइन दें, किसी को नेगेटिव साइन दें और नेट फोर्स को ma बोल दें, सबसे बढ़िया बात है। एक्स डायरेक्शन में आप फोर्स की इक्वेशन लिखते हैं, एक्स डायरेक्शन में तो एक ही फोर्स है ये, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और तो कोई फोर्स है भी नहीं, इसीलिए तो आइडियली जब तक फ्रिक्शन नहीं है तब तक आप ये सब ये मिटा सकते हैं। आपने p को जब उसके p cos थीटा और p sin थीटा बना लिया ना, तो आप p को भी मिटा सकते हैं। आपको कायदे से अपने डायग्राम में हमेशा एक नया डायग्राम बनाना चाहिए। जब आप p को रिजॉल्व कर चुके हैं, जब आप p को रिजॉल्व कर चुके हैं तो अब आपके डायग्राम में p नहीं होना चाहिए। आपको ये दोनों दिख रहे हैं ना, ये दोनों मिलके वही तो असर पैदा कर रहे हैं जो अकेला p कर रहा था। डायग्राम में आपको p नहीं बनाना चाहिए, आपको नहीं तो ये भी दिखता है, ये भी दिखता है और ये भी दिखता है। आप p को रिजॉल्व अगर कर चुके हैं तो अब p का फोर्स है ही नहीं, एक नया डायग्राम बनाना चाहिए जिसमें p ना हो। यार मैं तो कह रहा हूं कि सारे वर्टिकल फोर्सेस ही मिटा दो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेरा फोकस बड़ा क्लियर हो, मुझे और कुछ दिखे ही नहीं। अब p sin थीटा इज इक्वल टू ma, और अगर एक्सीलरेशन चाहिए तो वो p बाय m sin थीटा है, डिपेंडिंग अपॉन कि ये थीटा हॉरिजॉन्टल से था कि वर्टिकल से था। हमारा काम है ये बताना कि बॉडी में एक्सीलरेशन कहाँ है। हमारा ये जवाब है कि y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है नहीं, क्योंकि बॉडी तो अलोंग दी हॉरिजॉन्टल प्लेन ही चलेगी, और x डायरेक्शन में उस बॉडी का ये एक्सीलरेशन। और ये हमेशा ध्यान रखें कि थीटा विद दी हॉरिजॉन्टल है कि थीटा विद दी वर्टिकल है। ठीक है, इंक्लाइन फोर्सेस को रिजॉल्व करिए और रिजॉल्व कर लेने के बाद ओरिजिनल फोर्स को हटा दीजिए। अगर आप p को रिजॉल्व कर चुके हैं p sin थीटा और p cos थीटा में, तो नया डायग्राम बनाइए, उसे p हटा दीजिए, नहीं तो वो एक एक्स्ट्रा फोर्स आपको कंफ्यूज करता रहेगा। फिर x डायरेक्शन में सेकंड लॉ की इक्वेशन लिखिए और y डायरेक्शन में सेकंड लॉ की इक्वेशन लिखिए। हर डायरेक्शन में किसी फोर्स को पॉजिटिव कहिए, किसी को नेगेटिव कहिए, और नेट फोर्स को ma से इक्वेट कर दीजिए। अब हम लोग आपसे बात कर रहे हैं स्मूथ इंक्लाइन प्लेन की। फ्रिक्शन की तो काफी देर तक बात नहीं करेंगे, ये थीटा है, यहाँ एक ब्लॉक रखा है, उसे पॉइंट मास ही बना लेते हैं, या तो ब्लॉक बना लें या प्रेफरेबली पॉइंट मास बना लें।
अब इस पे एक फोर्स पक्का है mg, और मुझे पता है कि एक्सपेक्टेड मोशन तो यहां है, डाउन द प्लेन ही जाएगा, तो मुझे यहाँ एक्स एक्सेस ये लेना चाहिए और वाई एक्सेस ये लेना चाहिए। एक्सपेक्टेड मोशन की डायरेक्शन यही है, डाउन द प्लेन ही जा सकता है बस, और कहीं नहीं जा सकता। तब मेरा ये एक्स रहेगा, ये वाई रहेगा। ऐसा मैं हमेशा कर सकता हूँ, टिल्टेड एक्सेस भी ले सकता हूँ। एक ही रूल है, एक्सपेक्टेड मोशन की डायरेक्शन को प्लस एक्सेस लो और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाई एक्सेस लो। तो मुझे पता है कि ये थोड़ा mg अच्छा बड़ा फोर्स मैंने बनाया है, और ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 माइनस थीटा है। इसको मैं दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूंगा, एक यहाँ और एक यहाँ, क्योंकि इसका यहाँ असर हो ही नहीं रहा है, इसका कुछ यहाँ असर हो रहा है और कुछ यहाँ असर हो रहा है। तो जहां असर हो रहा है वहीं का कंपोनेंट ले लेता हूं। मुझे मालूम है ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा है। और अगर ये थीटा है तो ये वाला फोर्स mg cos थीटा है, और ये वाला फोर्स mg sin थीटा है। ये mg cos थीटा और ये नॉर्मल रिएक्शन। तो पहले मैं y डायरेक्शन में इसकी इक्वेशन लिखता हूं। तो y डायरेक्शन में इस फोर्स को मैं पॉजिटिव कह रहा हूं और इस फोर्स को मैं नेगेटिव कह रहा हूं, n माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0 है ना, ये आसमान में तो उड़ नहीं रही बॉडी, बॉडी तो केवल यहां जा रही है, तो ये तो 0 है। तो n इज इक्वल टू mg cos थीटा। अब जो इफेक्टिव वेट है वो mg से थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि एक्शन पूरा mg एक्शन लगा ही नहीं रहा। खैर मैं इस पूरे में अभी भी इंटरेस्टेड नहीं। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो आप खाली एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस को मार्क करिए। रिजॉल्व करने के लिए दोनों मार्क करने पड़े, पर आप यहां से ध्यान हटा लीजिए। अब मेरा सारा ध्यान में एक तो मैं mg को रिजॉल्व कर चुका हूं, तो मेरे को mg तो पहले ही मिटा देना चाहिए था। जब मैं mg को उसके कंपोनेंट से रिजॉल्व कर चुका हूं, तो अब यहाँ mg का कोई काम नहीं है। mg जो कर रहा था वो ये दोनों मिलके करेंगे ही करेंगे। फिर चूंकि मेरा ध्यान x डायरेक्शन के फोर्सेस पे है, मैं इसको मिटा देता हूं और इसको भी मिटा देता हूं। और ये मैंने एक चीज मिस कर दी, ए लिखना बड़ा जरूरी है, एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। और अब इस डायरेक्शन में ये तो प्लस डायरेक्शन है, तो mg sin थीटा इज इक्वल टू ma, और इसलिए m कैंसिल हो गया, और स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे एक्सीलरेशन g sin थीटा रहता है, ये हमें पता ही है। स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे एक्सीलरेशन इज g sin थीटा, बस यही लिख लीजिए। बढ़िया बात आपने ये भी देखी कि आप कायदे से अगर ये x डायरेक्शन है और फ्रिक्शन नहीं है, तो आप y डायरेक्शन में फोर्सेस बना ही नहीं रहे, और बना भी लिए आपने डायग्राम में तो आप उनकी तरफ देख ही नहीं रहे। आपको अगर सिर्फ ये दिखेगा एक फोर्स, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चैप्टर में। x डायरेक्शन और y डायरेक्शन पूरी तरह एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं। जब आप y डायरेक्शन में इक्वेशन लिख रहे हैं तो इस फोर्स को मत देखिए, और जब आप x डायरेक्शन में इक्वेशन लिख रहे हैं तो y डायरेक्शन के फोर्सेस को मत देखिए। शुरू में तो उन फोर्सेस को बनाइए भी मत। हम लोग को तीन किस्म के मोशंस देखने रहते हैं, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, और या फिर इंक्लाइंड प्लेन पे। तो कुछ ब्लॉक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलते हैं, कुछ वर्टिकल डायरेक्शन में चलते हैं, और कुछ इंक्लाइंड प्लेन पे चलते हैं। यही तीन कैटेगरीज न्यूमेरिकल की आपको मिलने वाली है। तो वर्टिकल मोशन पे अब मैं आ गया हूँ हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड प्लेन पढ़ने के बाद। तो इसमें सबसे पहले कि मैं केस पढ़ रहा हूँ फ्री फॉल। जब एक ऑब्जेक्ट को आपने बस ग्रेविटी में छोड़ दिया, एक ऑब्जेक्ट को आपने बस ग्रेविटी के हवाले करके छोड़ दिया, घर पे चढ़े छत पे और पत्थर को छोड़ दिया, तो उसके फ्री बॉडी डायग्राम में बस एक ही फोर्स बनेगा, ये एक ही फोर्स है उस पर, ग्रेविटी का। फ्री फॉल यानी इस पे ग्रेविटी के अलावा कोई फोर्स काम नहीं करता। इवन एयर फ्रिक्शन को भी हम जीरो मानते हैं, वो फ्री फॉल है। तो अब इसके एमपीडी में यही एक फोर्स है और तो कोई है नहीं, एक्सीलरेशन यही मार्क करूंगा। वैसे भी मैं इसमें वाई डायरेक्शन में केवल मोशन हो रहा है, मैं अगर नाम देना भी है मुझे तो मैं इसे वाई और इसे एक्स कहूंगा, ये वाई। अब अगर मोशन यहाँ हो रहा है तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन को आपको हमेशा पॉजिटिव डिफाइन करना चाहिए। हालांकि ये भी कन्वेंशन है, आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब तो मेरी एक ही इक्वेशन ये बनी कि इस पे एक फोर्स है mg, और सेकंड लॉ कहता है नेट फोर्स होता है ma। mg को ma से इक्वेट कर दिया तो बस ये आ गया g। अगर किसी बॉडी में एक्सीलरेशन g है, प्योर g, पूरा g, तो हम बोलते हैं वो बॉडी फ्रीली गिर रही है, वो बिल्कुल फ्रीली गिर रही है। उसके गिरने को, उसके फ्री फॉल को कोई रोक नहीं रहा। फ्रिक्शन भी जरा सा अपोज करेगा ना तो उतनी मस्ती से नहीं गिरेगी, अभी मस्त फ्रीली गिर रही है, इसे कोई टेंशन नहीं। ये है फ्री फॉल।
जब प्योर पूरा का पूरा 9.8 या 10 से कोई बॉडी नीचे गिर पाती है तब हम उसे बोलते हैं फ्री फॉल। अगर हम चाहते हैं कि फ्री फॉल ना हो, बॉडी में एक्सीलरेशन 9.8 ना हो, 7.8 हो, तो हम क्या करें? तो फिर हम इसमें एक धागा से पकड़ के टेंशन लगाएंगे ऊपर की तरफ, है ना। मैं इसमें एक केस तो मैंने फ्री फॉल पढ़ाया था, अब मैं सेकंड केस पढ़ा रहा हूं, बॉडी राइजिंग अप या चलिए फॉलिंग डाउन, बॉडी फॉलिंग डाउन बट विद लेस देन जी। अगर ये नहीं है कोई भी तब तो ये नीचे फ्रीली गिरेगा। सेकंड केस पढ़ा रहा हूं, बॉडी फॉलिंग डाउन बट एक्सेलरेशन लेस देन जी। इस पे एक फोर्स तो काम कर एम जी, और अगर यही फोर्स हुआ तब तो ये जी से नीचे गिरेगा। अब मुझे इसे ऊपर पकड़ के धागे से टेंशन लगानी पड़ेगी टू प्रिवेंट इट्स फ्री फॉल। मैं ये टेंशन टी लगा रहा हूं टू प्रिवेंट इट्स फ्री फॉल। क्या बॉडी जा तो नीचे ही रही है, क्वेश्चन ने कहा है बॉडी फॉलिंग डाउन, तो ये धागा है और धागे में तो टेंशन हमेशा अवे होती है, तो धागे में टेंशन यहाँ है और बॉडी जा तो नीचे ही रही है, तो ये रेफरेंस फ्रेम अटैच करता हूं, ये एक्स है ये वाई। एक्स से मुझे फर्क नहीं पड़ता इसे पॉजिटिव लेता हूं कि इसे पॉजिटिव लेता हूं, वाई मुझे यही पॉजिटिव लेना चाहिए। तो ये फोर्स पॉजिटिव है, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में जो फोर्स है वो पॉजिटिव है, या प्लस वाई डायरेक्शन में जो फोर्स है वो पॉजिटिव है, इसके अगेंस्ट जो फोर्स है वो नेगेटिव है, और नेट फोर्स है एम ए। तो टेंशन जो आपने लगाई है ना वो है एम जी माइनस एम। टेंशन जो आप लगा रहे हैं वो एम जी से थोड़ी कम है, टेंशन इज लेस देन एम जी। This tension is applied to create retardation in the free fall. अभी भी बॉडी जा तो नीचे ही रही है, पर मैं थोड़ा ऊपर फोर्स लगा के इसे रोक रहा हूं। जितना ज्यादा फोर्स लगाऊंगा उतना ज्यादा मैं रिटार्डेशन पैदा कर पाऊंगा। जब बॉडी नीचे जा रही है पर फ्रीली नहीं जा रही तो धागे में जो टेंशन है वो mg से कम। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट केस। ये नेक्स्ट केस है, बॉडी इज पुल्ड डाउनवर्ड्स, एक्सीलरेशन। अब बॉडी में जो नेट एक्सीलरेशन है वो जी से भी ज्यादा है। अब बॉडी में एक फोर्स तो mg ही है और आप उसे और नीचे खींच रहे हैं तो टी भी आप नीचे ही लगा रहे हैं। एक्सीलरेशन जो भी है वो यही है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई डायरेक्शन है, और टी प्लस mg को ma से इक्वेट करेंगे तो जो टी है वो है m इंटू a माइनस जी। ये तो थोड़ा रेयर केस देखने को मिलता है, इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, पर हम समझ रहे हैं कि एक्चुअली mg तो वो खुद ही गिर रहा था, इसमें जी एक्सीलरेशन तो अपने आप ही पैदा हो रहा था ग्रेविटी के मारे। इसको केवल इतना एक्स्ट्रा एक्सीलरेशन पैदा करना है, इसको ए एक्सीलरेशन पैदा करना है। तो mg तो पहले ही था, ये जो टेंशन है आपकी बात जो हमें लगानी है वो थोड़ी सी कम ही लगानी है, अगर एक्सीलरेशन बहुत ज्यादा नहीं है तो, क्योंकि ऑलरेडी खैर अभी तो खैर ज्यादा दिमाग लगाए बगैर सिर्फ मैकेनिकली इक्वेशंस लिखिए, आप तो कुछ मत सोचिए। आपको तो इक्वेशन लिखते आनी चाहिए कि भैया अगर नीचे खींचा है तो टेंशन नीचे, mg तो नीचे होगा ही होगा और एक्सीलरेशन तो नीचे ही होगा, और इन फोर्सेस को मैं पॉजिटिव कहूंगा और नेट फोर्स को m से इक्वेट करूंगा, बस बात खत्म। इसके और एनालिसिस की जरूरत है ही नहीं कि टी क्या कर क्या रहा है। नेक्स्ट केस हम ये पढ़ा रहे हैं, बॉडी हेल्ड इन वर्टिकल इक्विलिब्रियम। तो अब बॉडी पे एक फोर्स ये तो है ही है, आप जरूर ये ऊपर एक फोर्स और लगाइए, अगर आपने नहीं लगाया तो नीचे गिर जाएगी, और आप इसके इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। अब मैं यहाँ कहीं भी ए मार्क कर देता हूं पर उसे 0 लिख दूंगा, पर ए की डायरेक्शन तो मैं मार्क करूंगा ताकि मैं अपना एक्स एक्सिस डिफाइन तो कर सकूं। अब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, टेंशन का काम है कि बस इसको यहाँ पकड़े रहे, संभाले रहे। मैं तो उठा के बस इक्वेशन लिखूंगा, इसको मैं पॉजिटिव लूंगा, इसको मैं नेगेटिव लिखूंगा और नेट फोर्स को ma से इक्वेट करूंगा, तो जो टेंशन मुझे लगानी है वो mg है। अगर आप इसे पकड़े रखना चाहते हैं तो जितना फोर्स ग्रेविटी लगा रही है उतना ऊपर आप लगाइए। धागा है तो टेंशन ऊपर, एक्सीलरेशन मुझे मार्क करना रहता है, 0 था फिर मैंने उसको कोई डायरेक्शन दे दी ताकि मैं पॉजिटिव डायरेक्शन डिफाइन कर सकूं। ए की वैल्यू में बाद में 0 डाल दूंगा। आप इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हैं, पकड़े रखना चाहते हैं,
तो आपको जो धागे में टेंशन लगानी पड़ेगी वो होगी mg अपवर्ड्स, है ना। नाउ बॉडी लिफ्टेड अप विद एक्सीलरेशन, ये बॉडी से वर्टिकल मोशन की बात कर रहा हूं, और वर्टिकल मोशन की जब मैं बात कर रहा हूं तो नॉर्मल रिएक्शन मार्क नहीं कर रहा, ध्यान दीजिए, कहीं इसने अपना वेट डाला ही नहीं है, वो भी अलग से ध्यान से लिख दीजिए कि वर्टिकल मोशन में नॉर्मल मार्क नहीं करते, कहीं अपना वेट छोड़ती, कहीं एक्शन लगाती तो नॉर्मल रिएक्शन आता, वर्टिकल मोशन में नॉर्मल रिएक्शन नहीं आता क्योंकि सपोर्ट कोई है ही नहीं, ये एमजी है। अब यहाँ धागा है, धागा टेंशन आता है, अब यहाँ धागा है तो मेरे को यहाँ टेंशन लगानी पड़ेगी, और सवाल ने कहा कि बॉडी एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रही है, बस मैं इसको प्लस वाई कहूंगा और बस टी माइनस एम जी और नेट फोर्स को एम ए कह दूंगा, तो टी हो जाएगा एम इंटू जी प्लस ए। ये कहानी हो गई। ये वेरियस केसेस हो गए वर्टिकल मोशन के। अगर कह रहा है मैं इसे ऊपर उठा रहा तो मैं टी ऊपर मार्क करूंगा, ए भी ऊपर मार्क करूंगा, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो फोर्स है वो पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन के अगेंस्ट जो है फोर्स नेगेटिव है, और नेट फोर्स को इक्वेट कर दूंगा। इतनी टी मुझे लगानी पड़ेगी। मुझे पहले फोर्स लगाना है एमजी को बैलेंस करने के लिए, और फिर थोड़ी टेंशन और लगानी है इसे एमए से ऊपर उठाने के लिए, ठीक है। तो डायग्राम जब हम लोग बनाते हैं तो जो रोप्स और स्ट्रिंग्स होती हैं दे पास्ड ओवर अ पुली। फिक्स पुली से हमारा ये मतलब है कि ऐसा एक कोई क्लैंप है, ये छत है, ऐसा ही लोहे का क्लैंप है, और इस पर पुली इस तरह से माउंटेड है। ये बेसिकली तो एक डिस्क होती है, ये सेंटर तक इसका एक क्लैंप आता है जिसने इसको यहाँ पे पकड़ के रखा हुआ है, और बस इसके साइड से यहाँ रस्सी जाती है, यहाँ में भी इस तरफ एक मास लटका है और इधर आप इसे एक फोर्स से खींच रहे हैं, ठीक है। ये पुली क्योंकि स्पेस में ऊपर नीचे नहीं हो सकती इसलिए इसका नाम है फिक्स पुली, क्योंकि इस छत से क्लैंप है ना, ये घूमेगी तो, ये ऐसे घूमेगी भी तो, पर ये ऊपर नीचे नहीं हो सकती, ये फिक्स पुली है। तो डायग्रामों में इसे हम बनाएंगे बस इसलिए हमने इसे दिखा दिया, इसमें हम कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है अभी एज ऑफ नाउ। एक ही बात बतानी है तो कि सिंपलिसिटी के लिए शुरू में तो हम सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस करते हैं। तो पुली इज कंसीडर्ड टू बी massless, पुली इज कंसीडर्ड टू बी massless and frictionless। बस ये अपने एक्सिस पे यही घूमती है, और जैसे घूमती है तो जब आप यहां से फोर्स लगाते हैं ना, यहां से जो आप फोर्स लगाते हैं उस फोर्स के कारण ये पुली घूमती है और ये इधर से मास ऊपर चढ़ जाता है। इस पुली का एक ही काम है, इट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, reverses the direction of force to a convenient one, to a convenient one। अगर मुझे जमीन से लोड उठाना है, अगर मुझे जमीन से लोड उठाना है और मैं इसे ऐसे पकड़ के रस्सी से ऊपर उठा रहा हूं ना, तो वो दिक्कत आएगी, मुझे शायद फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, वो न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे। ऐसे फोर्स उठा रहे हैं, 50 किलो का लोड नीचे पड़ा, आपने उसे रस्सी से बांधा और आप ऐसे उसे ऊपर उठा रहे हैं तो आपको दिक्कत आएगी। पर आप उसको एक धागे से बांध दीजिए और इधर से पुली से जब आप इसको पकड़ के इधर खींचेंगे ना, तो ये आपको इसमें एफर्ट कम लगेगा। जमीन का सपोर्ट का, जमीन का कुछ रिएक्शन का फर्क पड़ता है, एक क्वेश्चन के थ्रू वो समझ लेंगे, बट बेसिकली दिस इज मोर कंफर्टेबल टू अस, वी आर मोर कंफर्टेबल इन दिस। तो पुली यूज करने से हमने फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर ली टू अ कन्वीनियंट वन इन विच वी आर मोर कंफर्टेबल। बहुत ही ज्यादा काम की बात यह है जो न्यूमेरिकल्स में आपको काम आएगी, वो ये कि इस एंड पे जो आप फोर्स लगाते हो ना, वही फोर्स इस थ्रेड में टेंशन होती है। लिख दीजिए, 5 स्टार दे दीजिए और लिख दीजिए, फोर्स अप्लाइड टू द स्ट्रिंग एट वन एंड ऑफ द पुली, फोर्स अप्लाइड टू द स्ट्रिंग एट वन एंड ऑफ द पुली इज द टेंशन इन द थ्रेड। जो फोर्स आप थ्रेड के एक एंड पे लगाते हैं वही धागे में टेंशन होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और बस फिर अगर ये पूरा थ्रेड एक ही है, सेम थ्रेड है और मासलेस है, तो इसके हर पॉइंट पे टेंशन ही रहेगी। लिख दीजिए, इफ द थ्रेड इज सेम, रोप इज सेम एंड मासलेस,
then even if it goes over the pulley, tension on the other side is still marked as T in proper direction. If string is massless, ये जो string है ये massless है, then tension in the all points in it, tension in it at all points, even on the other side will be same in proper direction. Proper direction से मतलब ये है कि यदि आप अब ब्लॉक का एफबीडी बना रहे हैं, यदि आप ब्लॉक का एफबीडी बना रहे हैं, तो अब उसका रूल है कि टेंशन अवे फ्रॉम द ब्लॉक. यदि इसका एफबीडी बना रहे हैं तो इस पे एक एमजी बनाएंगे और धागा है तो टेंशन बनाएंगे, और टेंशन तो हमेशा अवे रखनी है, टेंशन तो हमेशा अवे रखनी है. इसमें कभी कभी वो हमसे ये भी कह सकता है कि आप पुली का एफबीडी बनाइए. यदि पुली का एफबीडी बना रहे हैं तो पुली के दोनों तरफ धागा है, और अब अगर पुली का एफबीडी बना रहे हैं तो बस यही बोलना है कि धागा है तो टेंशन है और टेंशन अवे. अगर पुली का एफबीडी बनाएंगे तो टेंशन अवे. ठीक है, अगर पुली का एफबीडी बनाएंगे तो आपको अभी भी धागा तो वही है, जब तक धागा वही है टेंशन वही है, जब तक धागा वही है टेंशन वही है, पर अवे बनानी है. अगर ऐसा एक केस बन जाता है पुली को लेके, ऐसे डायग्राम बस हम लोग बनाएंगे. ये बोलेंगे हम टेबल है, यहाँ से ये क्लैंप है, ये पुली है, फिक्स पुली है, ये घूम तो सकती है पर चल कर नहीं सकती है, पुली यहाँ नहीं चली जाएगी, ये अपनी इस क्लैंप से ये फिक्स्ड है. अब बोलेगा इसका एफबीडी बनाओ तो इस पे एक एमजी आएगा, इस पे नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगा, धागा है तो टेंशन आएगा, और इस पे मे बी इसका ये M1G बोल देता हूं, इसका मास M2 है तो इस पे एक M2G आएगा और इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा. mg और ये सपोर्ट है तो नॉर्मल रिएक्शन, ये जो हवा में लटका है इस पे नॉर्मल रिएक्शन नहीं आता है, और ये धागे से कनेक्टेड है इसलिए टेंशन अवे फ्रॉम द ब्लॉक. और अगर वो कहता पुली का एफबीडी बनाओ तो बस पुली में एक धागा एक टेंशन यहाँ, एक धागा यहाँ तो एक टेंशन यहाँ, और एक धागा यहाँ तो एक टेंशन यहाँ, और पुली का अगर वेट भी कभी दे देगा तो फिर मैं पुली का एमजी भी यहाँ बना लूंगा. वैसे तो मुझे ज्यादातर इसका एफबीडी बनाना पड़ता है या इसका एफबीडी बनाना पड़ता है. ये ध्यान रखिए कि वर्टिकल वाले ब्लॉकों में एन नहीं बनाते क्योंकि सपोर्ट नहीं है. पुली अगर मासलेस है और पुली का एफबीडी बनाना है, कभी कभी वो बोलता है इस टेंशन में, इस क्लैंप में टेंशन बताइए, क्लैंप में रिजल्टेंट फोर्स बताइए, तो एक धागा यहाँ तो टेंशन यहाँ, एक धागा यहाँ तो टेंशन यहाँ, और ये राइट एंगल्स पे है तो अंडररूट T1 प्लस T2 स्क्वायर टाइप के कर लेंगे. अगर सेम है, सेम है, टेंशन सेम, मासलेस और सेम है तो टेंशन सेम है. पुली का बाय चांस कभी वेट मास दे दिया तो एफबीडी में ये पुली का एमजीबी और नीचे बन जाएगा. यही सारी बातें हैं. दैट इज ऑल फॉर नाउ. थैंक यू.